हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं संतोष साहू, स्वागत है आप लोग सभी लोगों का SK ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में 2 नंबर वाले पूरे क्वेश्चन बता दिया था इकाई 2 से सभी प्रश्न बैंक का। अब मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रश्न बैंक का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इसका जो सभी प्रश्न है सबसे पहले आपको दिखा दूंगा, वो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलते हैं उत्तर की ओर। तो प्रश्न 1 का उत्तर जो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम है और उसकी सीमाएं। तो चलते हैं वाष्प दाब अवनमन नियम राउल्ट का। तो इस नियम के अनुसार बताया गया है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है, मतलब कमी जो होता है, विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात इसका गणितीय रूप जो होता है P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2। ये इसके बाद ये है क्या चीज़, जहाँ P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके बाद जो है इसका N1 अपान N1 प्लस N2 क्या है, विलेय के मोल प्रभाज। चूँकि यही बताया है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट नियम की सीमाएं क्या है कि यह नियम अनादर्श विलयनों के लिए लागू नहीं होता है। मतलब ये जो है अनादर्श विलयन जो होता है राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। इसके बाद साधारण दूसरा क्वेश्चन है, साधारण विलयन साधारणतया जो दिया है ना, किसी विलायक में विलेय घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों, समझाइए। तो मान लेते हैं कि T1 ताप में किसी विलायक में विलेय घोलने पर विलायक का वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है यदि विलेय घोलते हैं तब। तो जो विलयन का ताप होता है वो बढ़ने लगता है, और T2 ताप पर विलायक का वाष्प दाब जब थोड़ा सा और ताप देते हैं तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, और विलयन उबलने लगता है जब और अधिक ताप देते हैं तो अतः होता क्या है कि विलयन के वाष्प दाब में कमी के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। यदि विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी, विलायक के वाष्प दाब में कमी होगी, तो क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विलयन में, देखो एक दूसरे का अपोजिट है क्वेश्चन, किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब क्यों हो जाता है, कम क्यों हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि किसी विलयन में यदि हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक उच्च हो जाता है, जिसके कारण विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि अन्य दोस्तों को भी ये वीडियो पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जल जो दिया हुआ है, जल कितना दिया हुआ है, 72 ग्राम दिया हुआ है। यदि हम जल का आणु भार निकालेंगे तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक भार होता है 1, और अणु कितने हैं, 2। तो 2 अणु है ना, तो 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना था, 16, तो टोटल कितना हो गया, 18। इसके बाद यदि मोल निकालना है तो ग्राम बटे अणु भार होता है, तो ग्राम कितना है, 72, और अणु भार कितना है, 18। तो ये 72 बटे 18 आ गया कितना, 4। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एथिल अल्कोहल का क्या निकालेंगे, अभी हम द्रव्यमान दिया हुआ है एथिल अल्कोहल का 92 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 92 ग्राम दिया हुआ है। और C2H5OH का हम निकालेंगे अणु भार, तो वही निकल आएगा
46 यानी 12 × 2 यानी कार्बन का होता है 12 आणविक द्रव्यमान, 2 अणु है इसलिए 12 × 2, और 5 अणु हाइड्रोजन का है तो 5 × 1, और 16 मतलब ऑक्सीजन का 16 और +1 हाइड्रोजन का 1, तो टोटल आ गया कितना 46। अब मोल बराबर फिर से निकालेंगे, मोल बराबर W/अणु भार, तो W कितना है 92 ग्राम और 46 अणु भार, टोटल आ गया कितना 2। ठीक, इनको काटने पर इसके बाद क्या है कुल मोल निकालेंगे, तो कुल मोल एक 4 है एक 2 है, तो दोनों का मोल कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 4 है और ये 2 है, तो 4 2 6, टोटल कितना निकल आएगा 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका अगला प्रोसेस क्या है, अब निकालेंगे जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो जल का मोल प्रभाज मोल बटे कुल मोल, तो जल का मोल कितना आया था 4 और कुल मोल था 6, तो 6 और 4 और 6 कटेंगे तो कितना आएगा 2/3 मोल आ जाएगा। अब इसके C2H5OH का मोल कितना है 2/6, यानी 2 C2H5OH का मोल था और 6 कुल मोल था, तो दोनों को कटेगा तो 1/3 आ जाएगा। यही हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलते हैं 5वां प्रश्न में। 5वां प्रश्न कहता है कि ठोस की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है आपका द्रव के रूप में, गैस के द्रव में विलेयता के रूप में भी आ सकता है, तो दोनों का आंसर एक ही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैसे, जैसे ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो कैसे कारक है भाई, ठोस या गैस तथा द्रव की प्रकृति, मतलब उसकी प्रकृति कैसे है, ध्रुवीय है कि अध्रुवीय, मतलब आयनित है कि नहीं है। जो जल्दी से आयनित होते हैं उनकी विलेयता अधिक होगी, है ना, जो जल्दी से आयनित नहीं होते उनकी विलेयता कम होगी, सीधी सी बात। मतलब ध्रुवीय गैसों या ठोसों की विलेयता अधिक होती है, ध्रुवीय गैसों या ठोसों की विलेयता कम होती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रक्रिया है इसका ताप। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ध्यान रखना, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर जो ताप होता है वो ताप इस बात पर निर्भर करती है कि प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। प्रक्रिया कैसी है, ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप वृद्धि के साथ विलेयता घटती है तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में विलेयता बढ़ती है। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ती है। इसके बाद क्या है दाब। दाब बढ़ाने पर ठोसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर है धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। बहुत सारे हैं, केवल इसमें 3 नंबर का आना है तो 3 ही याद करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है धनात्मक विचलन वाले व ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में 5 अंतर दिया है, तो हम लोग 3 अंतर करेंगे। कितने अंतर, 3 अंतर करेंगे। तो पहला अंतर है धनात्मक विचलन वाले, पहला है कि इन विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों के मान राल्ट नियम द्वारा परिकलित मानों से अधिक होता है, और इनका जो वाष्प दाबों के मान होते हैं वो राल्ट नियम द्वारा परिकलित मानों से कम होता है। इसमें डेल एच मैक्सिमम जो होता है +VE होता है, माने आयनन एंथैल्पी जो होता है वो कितना होता है +VE होता है, और इसमें डेल एच मैक्सिमम का मान होता है -VE। इसमें होता है डेल वी माने आयनन विभव जो होता है उसकी मान होता है +VE, इसमें होता है -VE होता है। ठीक है, एक उदाहरण लिख लेना है ना, ये एसिटिक अम्ल और सीजियम सल्फाइड, ठीक है, और इसमें क्लोरोफॉर्म और एसिटिक अम्ल दोनों का मिश्रण है ना, तो ये क्या कहलाते हैं धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन के अनुसार, इसमें जो दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल को बताना है किसका इसमें हिमांक में अवनमन किस में सबसे ज़्यादा होता है इन अम्लों के अम्लीयता के आधार पर। तो हमें पता है कि सबसे कम जो होता है एसिटिक अम्ल का होता है, अम्लीयता किसकी होती है एसिटिक अम्ल की, फिर इससे ज़्यादा होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल की, फिर इस सबसे ज़्यादा होता है ट्राइफ्लोरो अम्ल
कि अवनमन सबसे ज़्यादा होता है अम्लीयता के आधार पर। चूँकि क्या होता है कि फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है, जिसके कारण ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल में ज़्यादा अवनमन होता है तथा एसिटिक अम्ल में सबसे कम अवनमन होता है, क्योंकि वो आसानी मिश्रण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका कारण यह है कि हीलियम गैस नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक दाब पर रक्त में कम विलय होता है, इसलिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम मैं पहले बता चुका हूँ। अब राउल्ट के नियम से जो होता है किसी भी आवासशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं ये जानना है। तो मान लेते हैं कि W1 ग्राम विलेय को W2 ग्राम विलायक में घोला जाता है तथा विलेय और विलायक का अणुभार क्रमशः M1 व M2 है। तब विलेय का जो मोल होगा वो N1 बराबर W1 अपान M1 और विलायक का मोल जो होगा N2 बराबर W2 अपान M2। ठीक है, इसके बाद क्या है, यदि राउल्ट का नियम जो हमने पहले बता चुका है, क्या बताया था कि राउल्ट के नियम से क्या होता है, जो P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2। इसमें क्या रहेगा कि N1 व N2 का मान रख देते हैं ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये N1 और N2 का यदि हम मान रखेंगे तो ये आ जाएगा प्रक्रिया यहाँ पे। देखो P0 माइनस PS अपान P0 यदि मान रखेंगे तो N1 का मान W1 अपान M1, ठीक है, और ये आ गया इसका मान, और N1 का मान W1 अपान M12 और यहाँ पे W2 अपान M2। अब N1 को चूँकि विलायक और विलेय में सबसे कम कौन होता है, विलेय होता है, तो हम क्या करेंगे कि N1 को माने विलेय को विलायक से क्या करेंगे, अपन विलायक से नगण्य मान लेंगे। विलायक की अपेक्षा N1 को N2 की अपेक्षा नगण्य मानते हैं, क्योंकि विलेय बहुत कम होता है। तो चलते हैं प्रश्न, इसका आगे का प्रक्रिया क्या है। तो P0 माइनस PS अपान P0, चूँकि N1 जो है N1 अपान N1 का मान क्या है W1 अपान M1, और अपान चूँकि यहाँ पे N1 था, ये वाला मान जो है हट जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसको हमने नगण्य मान लिया है। तो सीधा विलायक का बचेगा अणुभार मोल, तो विलायक का मोल W2 अपान M2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू, ये जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये जो W2 है वो M1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो W1 इंटू M2 और W2 इंटू M1, यही क्या है, यही जो है हमारा अणुभार ज्ञात करने का सूत्र है। चलते हैं अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 नंबर लायक लिखना, क्योंकि बहुत बड़ा बताया हुआ है। तो इसमें है देखो, ऐसे विलयन जो बिना संघटन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित हो जाते हैं, उन्हें स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांक मिश्रण कहते हैं। ध्यान रखना, इसको यहीं से यहाँ तक ही लिखिएगा, ठीक है। इसका जो प्रकार बताया है, प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, निम्न क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण और उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो निम्न क्वाथी क्या होता है, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक प्रदर्शित, तो इसी कारण से क्या होता है, इनका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, चूँकि वाष्प दाब उच्च होता है। उदाहरण है एसीटोन, सीजियम S2 C2SO4 और एनहेक्सेन। चलते हैं नेक्स्ट, उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उनका जो वाष्प दाब होता है वो कम होता है और क्वथनांक उच्च होता है, इसलिए इसको उच्च क्वथ स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इसका उदाहरण है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है फॉर्मलता। फॉर्मलता किसे कहते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता बराबर होता है पदार्थ का ग्राम सूत्रभार बटे विलयन का लीटर में आयतन। नॉर्मलता क्या होता है,
किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वो ग्राम सूत्रभारों की संख्या था, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर प्रति लीटर में विलेय का द्रव्यमान और विलायक का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। पार्ट्स पर मिलियन, जब विलयन में विलेय का सांद्रण बहुत कम हो तब इस इकाई का प्रयोग करते हैं। मतलब अंश या भाग आयतन या द्रव्यमान के रूप में हो सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारा विलेय या विलायक होता है, इसका सूत्र होता है ppm पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू घटक A का द्रव्यमान बटे विलयनों का तुल्य द्रव्यमान गुणे 10⁶। ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अन्य दोस्तों को भी यह वीडियो पहुंच जाए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।